हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग PSIR ऑप्शनल यूनिट 7 कंसेप्ट ऑफ पावर डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंडर ही ये एक सब टॉपिक है, क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी। इम्पॉर्टेंट है और एक बार यूपीएससी इसमें से क्वेश्चन पूछ भी चुका है। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं जो यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछे हैं, तो पिछले 40 साल के मॉडल आंसर्स भी आपको इस कोर्स के द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो 2015 का ये क्वेश्चन आया था, डिस्कस द क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी इन कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़, हैबरमास। तो हैबरमास के वर्ड्स में उनके डिस्क्रिप्शन के हिसाब से कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी में लेजिटिमेसी के क्राइसिस के बारे में यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, वही सेम क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर भी डिस्कस कर रहे हैं। सेम ही टॉपिक है, क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी का, और इसमें हम लोग भी हैबरमास के पर्सपेक्टिव से ये चीज़ें पढ़ने वाले हैं। यूनिट के स्टार्टिंग में ही आपको नोट्स में यहाँ पर इंडेक्स मिल जाएगा कि हम लोग क्या क्या यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से पता लग जाएंगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं ये है कंसेप्ट ऑफ लेजिटिमेसी के अंडर, ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी। ठीक है, तो क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी 109 पेज नंबर पे, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस ऑफ बिटवीन लेजिटिमेसी एंड हेजिमनी। तो ये सारे टॉपिक्स आपको इस नोट में मिल जाएंगे, और आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देख सकते हो, तो ये भी आपको मिल जाएगा। तो जिस टॉपिक से जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उससे आपको वेटेज भी पता लग जाएगी, आपको ये भी समझ में आ जाएगा किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको ये भी पता लग जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे रिपीट हो रहे हैं हर साल। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो इनफैक्ट मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, आप जो भी नोट्स फॉलो कर रहे हो, नॉट जस्ट दिस बट अगर आप कोई और भी नोट्स अगर आप फॉलो कर रहे हो, तो उसमें भी आप यही चेक करना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर्ड हैं या नहीं हैं। क्योंकि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर्ड नहीं है तो इसका मतलब वो नोट्स काफ़ी नहीं है, अधूरे हैं। क्योंकि हर साल क्वेश्चन जब रिपीट हो रहे हैं, आपको इन दी एंड लिख के तो एग्ज़ाम में वही आना है ना जो यूपीएससी बार बार पूछ रहा है। ठीक है, तो उस पर्सपेक्टिव से आपको कवर करना पड़ेगा। तो पेपर डायनामिक आता है वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो उस हिसाब से प्रिपेयर करो। अब क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी में सबसे पहले हम ये समझेंगे टर्म क्राइसिस होता क्या है। तो ये टर्म है क्राइसिस, ये ऐसी सिचुएशन को रेफ़र करता है जहाँ पर सोसाइटी जो है वो ऐसे पॉइंट पर पहुँच गई है, सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स हैं, उसके जो स्ट्रेन्स हैं, वो ऐसे पॉइंट पर पहुँच गए हैं जहाँ पर पूरा जो सोशल सिस्टम है वो एकदम ऑन द एज ऑफ कोलैप्सिंग है। तो बिल्कुल कोलैप्स कर सकता है और अब कोप अप नहीं कर पा रहा है सोशल सिस्टम। तो ऐसे पॉइंट पर पहुंच गई है सोसाइटी। अब जर्गन हैबरमास हैं जिनके ऊपर ये सेम क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी का क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो वही सेम चीज़ आंसर कर रहा है। तो उन्होंने एक वेबेरियन अप्रोच थी लेजिटिमेसी की 1973 में, उनका एक ऑल्टरनेटिव इन्होंने डेवलप किया था हैबरमास ने। तो इस चीज़ को करने के लिए हैबरमास ने कोई ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट पोजीशन नहीं अडॉप्ट की। मार्क्स को क्या कहते थे, तो मार्क्सिस्ट पोजीशन क्या थी कि मतलब वो लेजिटिमेसी जो है वो सिर्फ एक बुर्जुआ मिथ है और कुछ नहीं है, और आप उसको इनइक्वालिटी और एक्सप्लॉयटेशन की कंडीशंस में आप लेजिटिमेसी अचीव कर ही नहीं सकते। और अभी तो आप देख सकते हो कि कैपिटलिस्ट मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ में इनइक्वालिटी एक्सप्लॉयटेशन जो है वो अच्छा खासा एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये पर्सपेक्टिव था मार्क्सिस्ट पोजीशन का। वही सेम चीज़ हैबरमास ने अडॉप्ट नहीं की यहाँ पर। तो वो क्या है, मार्क्सिस्ट के थोड़ा सा अपोज में चल रहे हैं। हैबरमास की लेजिटिमेशन क्राइसिस जो कि 1973 का इनका वर्क है। देखो, मैं आपको हमेशा से बताती आई हूँ ये चीज़ कि कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हो ना, उसका कोई ना कोई एक मेन एक्सपोनेंट ज़रूर रहता है, मेन थिंकर रहता है उसका, उसके बारे में आपको पढ़ के जाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि मैक्सिमम चांसेस ये होते हैं कि उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी पढ़ रहे हो, हैबरमास उसके सबसे फेमस थिंकर हैं, क्योंकि उन्होंने उस पर स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने बुक लिखी हुई है, हैबरमास लेजिटिमेशन क्राइसिस, 1973 का उनका वर्क है। तो उनका एम ये रहा था ओवरऑल कि बेसिकली ये जो क्राइसिस पॉइंट्स आ रहे हैं जिसकी वजह से सोसाइटी जो है वो सफ़र कर रही है, उन क्राइसिस पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया जाए, और कैसे मॉडर्न स्टेट जो है वो इन क्राइसिस को मैनेज कर सकती है, और साथ ही साथ लेजिटिमेसी भी कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, कैपिटलिस्ट सिस्टम में मेंटेन हो सकती है। इन दोनों चीज़ों का बैलेंस बनाने के ऊपर यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, कि आप यहाँ पर एक बैलेंस बना सकते हो कि सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पर एक तो क्राइसिस का मैनेजमेंट हो जाए, पहली चीज़ तो ये हो जाए। दूसरा, मेंटेनेंस ऑफ लेजिटिमेसी, लेजिटिमेसी भी मेंटेन हो जाए, है ना, कैपिटलिस्ट सोसाइटी में। तो ये दोनों इनके पर्सपेक्टिव थे, ये अचीव करने की कोशिश कर रहे थे हैबरमास। अब उन्होंने ये सारा जो सिस्टम है
कि ये उन्होंने किस तरीके से एक्सप्लेन करने का ट्राई किया, वो भी देख लेते हैं। तो हेबरमास ये कहते हैं कि ऑल्दो ये जो एडवांस्ड कैपिटलिज्म है और जो ये एडवांस कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, कैपिटलिज्म सिस्टम है, वो अभी स्ट्रॉन्गर तो दिखता है, बट यहाँ पर क्या है, अंडरगोइंग कुछ कांस्टेंट क्राइसिस चल रहे हैं, कुछ प्रोसेसेस चल रहे हैं जो अभी एज इन बहुत ज़्यादा एक्सप्लिसिटली दिख नहीं रहे हैं, बट बैकग्राउंड में तो चल ही रहे हैं। तो इन कांस्टेंट क्राइसिस का जब बिल्कुल अति हो जाएगी और बिल्कुल इनका जो कोप अप करने का विल पावर है वो ख़त्म हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ये कोलैप्स करेंगे और हमारा जो सिस्टम का जो लेजिटिमेसी है उसको थ्रेटन करेंगे। तो हेबरमास जो है वो कल्चरल और आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स को तो एम्फसाइज करते ही हैं, साथ ही साथ वो एक मॉडर्न क्रिटिकल थ्योरी को भी रिकन्स्ट्रक्ट करने पर काम कर रहे थे। तो हेबरमास जो है वो लेट कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ को 3 की सब सिस्टम्स में की टर्म्स में एनालाइज करते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक सिस्टम में, फिर पॉलिटिकल और सोशो कल्चरल सिस्टम में। अब वो कहते हैं कि अगर एक सोसाइटी को स्टेबल बना के रखना है और मेंटेन करना है उसकी स्टेबिलिटी को, तो ये तीनों सब सिस्टम जो है उसको उनका बैलेंस बना होना चाहिए और ये क्लोजली इंटर रिलेटेड होने चाहिए। तो ये इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशो कल्चरल सब सिस्टम्स का बना रहना ज़रूरी है। अब हेबरमास के हिसाब से जितनी भी कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी है वो ये दोनों ही डिमांड सेटिस्फाई नहीं कर सकती। मतलब आप चाहो कि हाँ भाई सोशल इक्वालिटी भी बनी रहे, वेलफेयर राइट्स भी आपके प्रोवाइड होती रहे, एंड साइड बाय साइड आपकी एक मार्केट इकोनॉमी भी चलती रहे जिसमें प्राइवेट प्रॉफिट वगैरह भी आप गेन कर रहे हो। कैपिटलिस्ट सोसाइटी का फंडा क्या है कि भैया आपकी मार्केट इकोनॉमी अच्छी चलनी चाहिए, प्राइवेट प्रॉफिट गेन होना चाहिए। पर अब आप ये दोनों हाथों में लड्डू वाला काम नहीं कर सकते कि भैया सोशल इक्वालिटी भी चाहिए, वेलफेयर राइट्स भी चाहिए, मार्केट इकोनॉमी भी चाहिए, ठीक है, प्रॉफिट्स भी अपना बनता रहे। वो सारी चीज़ें नहीं हो सकती। तो अब ऐसा क्राइसिस जब आता है तो उसका इम्प्लीकेशन क्या होता है कि जो सोसाइटी का इंटीग्रेशन है या कोहेशन है उसमें एक तो डिस्टर्बेंस लाता है, ठीक है, और साथ ही साथ जो कैपिटलिस्ट सिस्टम को चीज़ें चलाती हैं, जो रेगुलेटरी स्ट्रक्चर्स है कैपिटलिस्ट सिस्टम के, उसमें भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। तो ऐसा जब क्राइसिस आ जाता है तो इसका जो कॉन्सिक्वेंस हो जाता है ये सारी चीज़ें होती हैं, इसके इम्प्लीकेशंस हैं ये कि इंटीग्रेशन कोहेशन ऑफ सोसाइटी में डिस्टर्बेंस आती है और कैपिटलिस्ट सिस्टम के रेगुलेटरी स्ट्रक्चर्स में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हेबरमास ने ये 4 पॉसिबल क्राइसिस टेंडेंसीज़ को आइडेंटिफाई किया है कि कौन से ये मॉडर्न कैपिटलिस्ट सिस्टम में कौन से क्राइसिस टेंडेंसीज़ चलती हैं, और यही सेम चीज़ें, ये सेम टेंडेंसीज़ आगे जाके और बड़े क्राइसिस बनाती हैं। और कौन कौन से क्राइसिस ये बना सकती है, जैसे इकोनॉमिक क्राइसिस है, क्राइसिस ऑफ रैशनैलिटी, लेजिटिमेशन एंड मोटिवेशन के क्राइसिस। अब यहाँ पर हेबरमास ने कुछ सॉल्यूशंस भी सजेस्ट किए हैं कि कैसे हम इन क्राइसिस से ओवरकम कर सकते हैं। तो सबसे पहले एडवांस कैपिटलिज्म, फॉर एग्जांपल, इसमें स्टेट को क्या रिक्वायरमेंट कही जाती है कि आप इकोनॉमी को मैनेज करें, किस तरीके से मैनेज करें कि ताकि आपकी जो इंस्टेबिलिटीज़ हैं वो मैनेज हो पाएँ, वो ओवरकम हो पाएँ, साथ ही साथ मार्केट फोर्सेस के कन्फ्लिक्ट्स को आप ओवरकम कर पाएँ। और नेक्स्ट चीज़ है कि जितनी भी इनइक्वालिटीज़ हैं जो कि आपने प्रॉफिट गेन किया, मार्केट इकोनॉमी चलती है तो आप ऑब्वियसली प्रॉफिट गेन करने के लिए करते हो, तो ये जो इनइक्वालिटीज़ फिर ये प्रॉफिट गेन करने के बाद जो डेवलप हुई हैं उनको एलिविएट करना, तो ये सब चीज़ों से ओवरकम करने के लिए यहाँ पर कि इनइक्वालिटीज़ एलिवेट हो रही हैं, इन सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए एडवांस कैपिटलिज्म में ये सजेशंस दिए हैं हेबरमास ने, ठीक है, एडवांस कैपिटलिज्म के। अब इसी वजह से यहाँ पर बात की गई है कि अगर आप स्टेट प्लानिंग की बात करते हो या फिर इकोनॉमी को रेगुलेट करने की बात करते हो या फिर वेलफेयर स्टेट के एक्सपेंशन की भी बात करते हो, मतलब कि वही सेम चीज़ कि अगर आप सारे पर्सपेक्टिव्स को देखते हैं कि अगर आप पॉवर्टी को, हेल्थ केयर, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन वगैरह सब चीज़ों को आप कम्बैट कर पाएँ और स्टेट प्लानिंग रेगुलेशन को भी और ग्रो कर पाएँ, ठीक है, तो आप ये आपको ये समझना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें अगर आप करते हो इन तीनों पर्सपेक्टिव से जो हमने बताया था, इकोनॉमिक भी यहाँ पर इन्वॉल्व हो गया, यहाँ पर आपका सोशियो कल्चरल भी इन्वॉल्व हो गया और यहाँ पर पॉलिटिकल भी इन्वॉल्व हो गया, तो ये तीनों आप टेंडेंसीज़ को लेकर चलते हो और इश्यूज़ को लेकर चलते हो तो आप ये सारी चीज़ों को कम्बैट कर सकते हो, पॉवर्टी, हेल्थ केयर, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को। तो हेबरमास जो है वो एक सिस्टम स्टीयरिंग की बात करते हैं और आइडियोलॉजिकल मेजर्स की बात करते हैं ताकि जो अभी प्रेजेंटली एग्जिस्ट कर रहे हैं जितने भी स्ट्रक्चर्स उनको लेजिटिमाइज कर सकें और उनको स्टेबलाइज भी कर सकें।
अब यहाँ पर ये चीज़ें करने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो अनकपलिंग या फिर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्फेयर से डिसएसोसिएशन। इकोनॉमिक स्फेयर कौन सा आ गया? वेज, लेबर एंड कैपिटल रिलेशंस। पॉलिटिकल स्फेयर इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नेंस। इन दोनों का डिसएसोसिएशन, ठीक है, इसको कहते हैं अनकपलिंग। अनकपलिंग और डिसएसोसिएशन ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्फेयर्स, आपने इन दोनों स्फेयर्स को अलग किया। सबसे पहले तो ये चीज़ आ गई। इसका मतलब क्या हो गया कि जो एक्सप्लॉयटेटिव रिलेशनशिप चलता आ रहा है अभी तक वेज लेबर में और कैपिटल में, वो अब पॉलिटिकल स्फेयर का पार्ट ही नहीं रहा। अब वेज लेबर और कैपिटल रिलेशन जो है वो सिर्फ इकोनॉमिक स्फेयर का पार्ट रहेगा, पॉलिटिकल स्फेयर से उसका कोई लेना देना नहीं होगा। साथ ही साथ अब उसी हिसाब से वाइस वर्सा पॉलिटिकल स्फेयर जो है वो थोड़ा सा लेस पार्टिसिपेटरी होगा, ज़्यादा इम्पर्सनल हो जाएगा, ब्यूरोक्रेटाइज्ड हो जाएगा, और जितने भी रूल्ड लोग हैं, मतलब कि हम लोग जितने भी हैं, हम लोगों से ये दूर हो जाएगा। तो पॉलिटिकल स्फेयर भी थोड़ा सा डिस्टेंट हो जाएगा, आप कह सकते हो। इस तरीके का सिस्टम को अगर आप आइडियोलॉजिकली जोड़ के रखते हो कि आप मानो आप कहते हो कि आप जितने भी यूनिवर्सलिस्ट डिस्कोर्सेज हैं, राइट्स के, जस्टिस है, सिटीजनशिप है, उन सबको लेजिटिमाइज करने की कोशिश करते हो, और उनको लेजिटिमाइज करके आप आइडियोलॉजिकली इस पूरे सिस्टम को आप बना के रखते हो, जोड़ के रखते हो, और इस वजह से रूलर्स को ज़्यादा क्लेम मिलता है रूल करने का भी। ऑब्वियसली अगर आप खुद डिस्टेंट हो जाओगे पॉलिटिकल स्फेयर से तो रूलर्स को और ज़्यादा मॉरल क्लेम मिलेगा रूल करने का। अब इसको कंक्लूड करते हुए यहाँ पर ये बात की गई है कि ये जो पूरा कैपिटलिस्ट सिस्टम है, यहाँ पर क्या है, बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस चलते रहते हैं। और कैसे ये कॉन्ट्राडिक्शन बने हैं कि इनइक्वालिटी बेसिकली परसिस्ट कर रही है। तो प्रमोशन ऑफ इनइक्वालिटी से ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस ऑलरेडी कैपिटलिस्ट सिस्टम में प्रिवेल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ एक इट इज़ नॉट जस्ट अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड पावर कि भाई अभी आपका वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है या पावर का डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, सिर्फ वो चीज़ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शंस भी प्रिवेल कर रहे हैं। तो ये बेसिकली क्या है, एक परमानेंट स्टेट ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट में हम लोग हैं, ठीक है। ये जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है परमानेंट स्टेट ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट में है, और इसको सिर्फ एक ही तरीके से बैलेंस में ला सकते हैं अगर एक सब सिस्टम जो है वो दूसरे सब सिस्टम की डेफिशिएंसी को कंपनसेट कर दे। मतलब कि आपके 3 की सब सिस्टम्स के बारे में बात की गई थी। तो अगर मान लो इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है, और यहाँ पर सोशियो कल्चरल है, ठीक है। तो अगर मान लो कि इकोनॉमिक सब सिस्टम्स में कुछ तो इश्यूज़ आ रहे हैं, जो भी डेफिशिएंसीज़ हैं इकोनॉमिक सब सिस्टम की, वो सारी डेफिशिएंसीज़ को अगर पॉलिटिकल सब सिस्टम पूरा कर दे तभी इसमें बैलेंस क्रिएट हो सकता है। या फिर अगर पॉलिटिकल सब सिस्टम में कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं या डेफिशिएंसीज़ आ रही हैं तो उन डेफिशिएंसीज़ को सोशो कल्चरल सब सिस्टम पूरा कर दे। तो ये क्या है, एक दूसरे को अगर ये तीनों सब सिस्टम्स कंपनसेट करते रहेंगे तभी यहाँ पर एक बैलेंस बना रहेगा, और हम लोग क्राइसिस मैनेजमेंट की ये जो स्टेट है उससे हम लोग बाहर आ पाएंगे। तो हेबरमास जो है इसको एक ये जो मॉडर्न लेजिटिमेसीज़ हैं जितनी भी, उनकी जो इम्पोर्टेंस है, उनका जो असेंस है, उसको रैशनैलिटी की तरह देखते हैं, लेकिन लॉजिक ऑफ रीज़न की तरह देखते हैं और डिबेट की तरह देखते हैं, ठीक है। तो ये कहते हैं कि ये रीज़न ही एक बड़ी चीज़ है जिससे मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है, जितने भी उसके बेनिफिट्स हैं, मास एजुकेशन के, मास डेमोक्रेसी के, मास प्रॉस्पेरिटी के, तो ये सारे रीज़न की वजह से ही एमर्ज हुए हैं ये सारे बेनिफिट्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात की गई है। हेबरमास की ये कुछ पॉइंटर्स हैं जिससे वो ये पूरी क्राइसिस मैनेजमेंट की बात करते हैं या क्राइसिस को ओवरकम करने की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमने पढ़ा है हेबरमास के क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी के बारे में, ठीक है। तो ये आपका पूरा आंसर बनता है। आपको अगर क्वेश्चन आ जाए एग्ज़ाम में हेबरमास के क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी थ्योरी के बारे में, तो आपको ये उठा के लिख देना और कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिफरेंस बिटवीन लेजिटिमेसी एंड हेजीमनी पढ़ेंगे। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके लिए पढ़ना ज़रूरी है। ऑल्सो दिस इज़ आर वेबसाइट synopsisis.in। यहाँ पर आप ऑप्शनल कोर्सेज़ में जाओगे तो PSIR ऑप्शनल कोर्स यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो जो भी इन्फॉर्मेशन, जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए रिगार्डिंग द कोर्स, आप यहाँ पर देख सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो बुकलेट है ये फ्री आप डाउनलोड कर सकते हो। इसमें से आपको पता लग जाएगा कौन सा टॉपिक का कितना वेटेज है, और बाकी क्लासरूम कोर्स आपको चाहिए आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, और कुछ इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, कुछ डाउट पूछना हो, हम लोगों को कॉल कर लेना। तो बस इतना ही है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।